रीट लीक्स में ईडी की जांच, खुलेंगे राज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। रीट लीक्स की जांच को लेकर सियासत की आंच ठंडी जरूर हो गई थी, मगर बुझी नहीं। ईडी की एंट्री ने सियासत को फिर से सुलगा दिया है। कांग्रेस का अंदेशा है कि ईडी को औजार बनाकर सरकार को बदनाम करने की तैयारी हो रही है। भाजपा तो शुरू से ही मामले की सीबीआई जांच की मांग करती आ रही है। सीबीआई जांच चूंकि सरकार की सिफारिश या अदालती आदेश से ही होती है, लेकिन ईडी का मामला अलग है। जानकार बताते हैं कि मामले में ईडी की एंट्री तो प्रक्रिया के हिसाब से भी अवश्यंभावी थी। दरअसल जिस हिसाब से पैसे के बड़े पैमाने पर लेन देन की बातें सामने आई हैं, तो ईडी को इस मामले में आना ही था। फिर अब जब चुनावी साल के आते आते कहीं राजनीतिक गुंजाइश भी बन रही है, तो फिर जांच को भला क्यों रोका जाता। तो आज प्राइम डिबेट में इन पहलुओं पर बात करेंगे, इन सवालों के जरिए कि रीट जांच में ईडी की एंट्री के पीछे क्या सियासत है, ईडी के दुरुपयोग की मंशा के आरोपों में कितना दम है, और सांच को आंच नहीं तो फिर ईडी की जांच से किसको डर। सुरेश गर्ग साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वर्णिम जी, क्यों आशंका है, क्या आशंका है, पहले आप बताएं फिर आगे बढ़ें। बोलिए स्वर्णिम जी। देखिए जेपी जी, जिस प्रकार से रीट प्रकरण जांच हुई, जांच होने के पश्चात जो तथ्य सामने निकल के आए, सरकार ने उस परीक्षा को रद्द किया। बड़े बड़े जो उसमें इन्वॉल्व थे लोग वो पकड़े गए, अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के पश्चात जब एसओजी ने एक बेहतरीन कार्य करके दिखाया, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक मुद्दा निकल गया था। और मुद्दा इसलिए निकल गया था कि आरोप तो सारे नेता लगा रहे थे, विधानसभा में भी इस पर चर्चा हुई। विधानसभा में पटल पर सबूत रखने के लिए उनको कहा गया, उनको एसओजी को सबूत पेश करने के लिए कहा गया। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सबूत लेकर के नहीं गया। अब स्थिति यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ये मुद्दा निकल गया, उन्होंने ये आया सामने जनता के सामने कि जो वास्तविक तथ्य थे वो सब सामने आ चुके हैं, अपराधी अरेस्ट हो चुके हैं, तो सीबीआई जांच को लेकर के पहले हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में जब केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने को इनकार कर दिया गया, जो तथ्य राज्य सरकार ने जांच के विषय में रखे उनको देखते हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहना चाहिए उनको एक सेटबैक लगा था। उस सेटबैक से उबरने के लिए जब यहाँ पे ये राजनेता कोई मुद्दा उठा नहीं सके, तो इन लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व को कहा, और केंद्रीय नेतृत्व के कहना चाहिए कि सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को टारगेट करने के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को टारगेट करने के लिए ईडी के सामने लाया गया है। अब आप देखिए ईडी का काम क्या है। ईडी का काम होता है कि अगर कोई काला धन है, काले धन को सफेद करने की यदि कोई बिजनेस के द्वारा प्रक्रिया करता है या सामने लाता है, मार्केट में लाता है बिजनेस के द्वारा काले धन को सफेद करने के लिए, तो ईडी जांच करती है। मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता है। इस समय तो रिश्वत या जो कहना चाहिए जो छोटे छोटे जो अभ्यर्थी थे उन्होंने जो पैसा दिया वो पैसा बरामद हुआ, जिनको दिया वो अरेस्ट हो चुके, जिन्होंने दिया वो शिकंजे में आ चुके। तो अब सिर्फ और सिर्फ ये बचता है कि राज्य सरकार पे आप आरोप लगाओ, राज्य सरकार को बदनाम करो, और किसी भी तरह से कोई प्रक्रिया ना हो जाए, कोई परीक्षा आगे ना हो जाए। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ये तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सुरेश जी की टिप्पणी ले लूं, फिर सवाल करता हूं आपसे। जी बोलिए सुरेश गर्ग साहब। देखिए जेपी शर्मा जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस या जो कांग्रेस की सरकार है वो ईडी की जांच से क्यों भाग रही है। जब आप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि साहब किसी से भी जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो मेरा कहना का मतलब ये कि जब इसमें पैसे का लेन देन हुआ, पैसे का लेन देन होने के बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसके अंदर आ जाता है। हाँ। और 2005 के अंदर ये एक्ट आया था, 2009 में चेंज हुए थे, 2012 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी इसमें चेंजेज आए थे। उसके बाद में ये एक्ट है जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसको ढंग से उसको यूज किया जा रहा है। और इसके अंदर में देखिए, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो क्राइम ऑफ प्रोसीड्स को चेक करना एक अनिवार्य विषय हो गया कि भाई कहां से पैसा आया है, कहां गया है। क्योंकि एसओजी ने बता रहे हैं कि साहब 1 करोड़ 20 लाख रुपए पकड़े, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए नगद में पकड़े, चेक से तो पैसा आया नहीं है। तो उस चीज को किस किस लोगों के पास पैसा गया है, 40 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया, तो किन किन लोगों से आया है। बड़े मगरमच्छ, क्योंकि एसओजी बड़े मगरमच्छ उनको तो पकड़ नहीं पा रही क्योंकि वो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। तो जब बड़े लोगों को एसओजी पकड़ नहीं पा रही, तो ईडी उसमें जांच कर रही है कि क्राइम ऑफ प्रोसीड्स कहां तक है, उसकी जांच करने के लिए ईडी सामने आई है। ये बड़े मगरमच्छ पर फोकस है आपका, या जो डीए जो आया है, डिस्प्रोपोर्शनेट जो पैसा आया है
उसके ऊपर फोकस है? देखिए, हमारा फोकस पैसा कहां से आया कहां गया उस पे है। हमारा फोकस नहीं ईडी का, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो ईडी का है कि वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर क्राइम ऑफ प्रोसीड्स की चेक कर रही है कि ये पैसा कहां से आया, कहां गया, किन किन लोगों के पास गया, किन किन नेताओं के पास में या किन किन अधिकारियों के पास गया है। बड़े बड़े अधिकारी चुप बैठे हुए गायब है, वो सामने आएंगे, सम्मन जाएगा, सम्मन जाने के बाद में पता लगेगा कि भाई हाँ हमें पैसा मिला है नहीं मिला है। वो चीजें तो जांच कर रहे हैं, इसमें घबराने वाली बात कहां है? कहां इसमें राजनीति है? राजनीति तो कांग्रेस कर रही है। कैसे कर रही है वो पूछूंगा, अभी आपके पास आता हूं। पहले स्वर्णिम जी, आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, जी हाँ। तो जो सुरेश जी ने कहा कि दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, अब कहाँ दूध का पानी हो रहा है, कहाँ पानी का दूध हो रहा है, वो ये अंदेशा बताएंगे तो उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि सच्चाई होगी सामने आ जाएगी, होनी चाहिए, जांच होती है, कोई बात नहीं। लेकिन पार्टी से आवाज़ें आ रही हैं कि राजनीति हो रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि कोई डर नहीं है, किसी तरह का डर नहीं है, इनकी तो नीयत खराब है। केंद्र सरकार जहाँ जहाँ तंग करना होता है वहाँ ईडी का इस्तेमाल करती है। ये अलग अलग स्टैंड्स कैसे? देखिए, हमारी जांच तो चल ही रही है और जांच में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि जो भी सच्चाई है वो जनता के सामने आनी चाहिए। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को ठुकराया था, क्योंकि जांच उचित दिशा में चल रही थी, यही माना गया। अब ईडी का जब यहाँ पे एंट्री होती है तो आप ये देखिए किस वक्त होती है, जिस वक्त यहाँ पे अब थोड़े दिन में चुनाव आ रहे हैं, चुनावी मोड में सब आ चुके हैं। क्यों चुनाव भी आ रहे हैं क्या? 1.5 साल लगेंगे साहब चुनाव में। तो आपको ऐसा लग रहा है कि चुनाव जल्दी हो रहे हैं? अरे क्या संजन जी, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को चुनाव जल्दी हो रहे हैं? कांग्रेस को डर लग रहा है कि चुनाव जल्दी हो रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे चुनाव जल्दी हो रहे हैं, ये तो आप लोग बता रहे हैं कि चुनाव जल्दी हो रहे हैं। ईडी की जहाँ बात होने लग जाती है वहाँ चुनाव जल्दी होने की बात अपने आप ही आ जाती है, कोई सा भी राज्य हो, कोई सी भी पार्टी हो। मैं जेपी जी स्पष्ट कर दूं कि अभी उत्तर प्रदेश में बोर्ड के परीक्षा लीक हुई, परीक्षा रद्द हुई, ना बोर्ड की परीक्षा, और उसमें एक तो पेपर जो था यूपीपीएससी का, वो पेपर हुआ वहां के मंत्री के कॉलेज से लीक। क्या ईडी की जांच वहां गई? नहीं गई। ईडी की जांच अगर कहीं होती है तो उन्हीं राज्यों में होती है जहां कांग्रेस के, जहां पे शासन है, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ होती है, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में लीक के मामले में ईडी क्या करेगी स्वर्णिम जी? पैसे के लेन देन का मामला सामने आता, एस्टेब्लिश हो जाता, तब ईडी की भूमिका आती है ना। देखिए, ईडी की भूमिका तब आती है जब किसी व्यापार में काला धन, जो काली तरीके से, जो गैर कानूनी तरीके से कमाया हुआ धन किसी व्यापार में लगे। मैं एडवोकेट हूँ, मैं जानता हूँ। तो ईडी में क्या हुआ था? ईडी में क्या हुआ था संजन जी, ये बताइए। करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ नहीं हुआ था? कोई व्यापार 25 लाख रुपए में लोगों ने पेपर खरीदे हैं, 25 लाख रुपए में लोगों ने पेपर खरीदे हैं, हजारों करोड़ रुपए का इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो फिर बताइए ना आप, ये बताइए कि फिर क्यों नहीं ईडी आएगी? जब आपने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है तभी तो जाके आइए ना ये ईडी। आप ही बताइए, आप यूपी का कंपैरिजन कहाँ कर रहे हैं? यूपी के अंदर पैसे का कोई लेन देन नहीं है, पेपर आउट हुआ, उन्होंने कार्रवाई की है, आपने क्या कार्रवाई की है? नारोल जी को गिरफ्तार किया है क्या आपने? हमारी जब जांच सही है तो अरे तो सर नारोल जी को गिरफ्तार करो ना, बड़े मगरमच्छ को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो? हम यही तो कह रहे हैं। हम सीबीआई जांच की क्यों डिमांड कर रहे थे? इसीलिए तो डिमांड कर रहे थे कि बड़े हाथी हैं वो सामने आएंगे, लेकिन आप नहीं माने। कोई बात नहीं, अब ईडी अगर जांच कर रही है तो इसमें घबराने की क्या बात है? कितना चिल्ला रहे हैं? क्यों मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब पानी का पानी हो जाएगा, घबराने की बात कर रहे हैं? सुनिए, घबराने की बात बताता हूँ। सुरेश जी, स्वर्णिम जी, प्रताप जी बोल रहे हैं। स्वर्णिम जी, आप जो कह रहे हैं कि छात्र तो बेचारे जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने 10-10, 8-8 लाख रुपए में जो पेपर खरीदा है, वहाँ ईडी की जांच का क्या औचित्य बनता है? वो जो छात्र जिन्होंने दूसरे का हक मारने के लिए 10 लाख रुपए कहीं से जुटाए, वो 10 लाख रुपए एक नंबर की कमाई तो नहीं होगी भाई साहब, और होगी तो वो जुटाई हुई इधर उधर से उस तरह की कमाई होगी जिसकी सच्चाई सामने आना ज़रूरी है। तो जहाँ पहुँचा वहाँ कोई बात नहीं, जहाँ से पैदा हुई वो जो गंगोत्री है वहाँ की तो जाँच हो जाए, उसमें क्या तकलीफ है स्वर्णिम जी? इससे तो सारे जो परीक्षार्थी हैं, मुझे लगता है वो जो लाखों परीक्षार्थी बैठे थे उन सबको सुकून नहीं मिलेगा ये देखकर, और ये आगे के लिए नज़ीर ही बनेगी ये बात। तो देखिए जेपी जी, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि हमें ईडी से या किसी भी जांच एजेंसी से जो जांच करेगी, वो तो जांच शुरू हो गई है, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। हमारी समस्या, हमारा जो प्रश्न है वो केवल इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं ही जांच करते हैं, स्वयं ही निर्णय प्रदान करते हैं, और इनकी एजेंसियां जो हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए जब काम करने लगती हैं, भारतीय जनता पार्टी के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने का काम करती हैं,
तो हमें तो कष्ट होता है, क्योंकि ये संवैधानिक संस्थाएं जो हैं इंडिपेंडेंटली जिनका काम होना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि काला धन, ये तो जांच एसओजी कर ही रही है ना। काले धन को, मैंने क्या कहा, गलत तरीके से प्राप्त किए हुए धन को अगर किसी वैध, मैं फिर कह रहा हूं, वैध बिजनेस में लगाया जाता है, ना तो रिश्वत देना वैध है और ना रिश्वत का जो पैसा इकट्ठा किया वो वैध है, तो उसमें जांच करती है पुलिस। ये पुलिस का कार्य है। पुलिस का कार्य को ओवरलैप करके अगर ईडी को दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बढ़ा रही है। और मैं फिर कहता हूं, क्यों कर्नाटक में ईडी की जांच नहीं हुई? जो अभी एक मंत्री 40% के कमीशन लेते हुए उसको वहां से उस इस्तीफा लिया, कर्नाटक के मंत्री के, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है, वहां ईडी की जांच नहीं होगी कि वो पैसा कहां गया? तो ये प्रश्न उठना लाजमी है। हम कहते हैं आप सब जगह जांच कीजिए, लेकिन जो एजेंसी का कर्तव्य है, महेश शर्मा जी, ईडी की इस मामले में एंट्री से परसेप्शन क्या बनता है कि राज्य सरकार से चुनावी अपना जो अकाउंट है उसको स्कोर सेटल करने के लिए ये तैयारी हो रही है पहले से, या इसमें ईडी का आना लाजमी है? जब पैसे का लेन देन हुआ है तो ईडी को आना ही आना था। क्या हो रहा है इसमें? क्या ईडी का नाम लेकर के दोनों तरफ से सियासत हो रही है या प्रक्रिया का हिस्सा है ये? महेश शर्मा जी, देखिए, जैसे भी कोई नया एक्शन होता है, निश्चित रूप से क्योंकि केंद्र सरकार दूसरी पार्टी की है और राज्य सरकार दूसरी पार्टी की, तो निश्चित रूप से कोई भी एक्शन अगर केंद्र सरकार लेती है तो राज्य सरकार के जो भी दल है उनको आपत्ति ये होती है कि इसमें राजनीति की जाती है। इसी तरह से अगर राज्य सरकार कोई एक्शन लेती है तो उस पर केंद्र सरकार रिएक्ट करती है। तो ये राजनीति की बात नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो आपके राज्य स्तर की जो जांच एजेंसी है एसओजी, उसकी विश्वसनीयता पे एक सवाल भी खड़ा होता है। अब चूंकि मामला इतना संवेदनशीलता है, इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में जो ये मामला इसी आधार पे मतलब शायद खारिज हुआ है कि जब एक एजेंसी जब जांच कर रही है, पूरी करने की कोशिश कर रही है, तो आप मतलब क्या कहते हैं सीबीआई की जांच के लिए क्यों आग्रह? तो ये मामला इस तरह का भी एक ये रहा, ये अनुसंधान स्तर की बात बता रहा। अब रहा सवाल कि इसमें लेन देन हुआ है, अगर कोई काला धन है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़े हुए लोग भी इसमें जुड़े हुए होते हैं, इन्वॉल्व होता है, तो ये जांच पड़ताल अगर वो ईडी कर देती है तो इसमें, क्योंकि ये मामला पैसे से जुड़ा होने की वजह से ही ईडी का प्रवेश हुआ। अब जब ईडी का प्रवेश हो रहा है तो उसे भी जांच करने में, जब हम सही हैं, हमारे मतलब सारे कपड़े उजले हैं, तो फिर इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई राजनीति देखनी चाहिए। अगर वो केंद्रीय अगर कोई एजेंसी कर रही है तो कोई बात नहीं। कई मामले ऐसे हैं जिसमें केंद्रीय एजेंसी भी अपने स्तर पर जांच करती है और कई मामले राज्य एजेंसी भी अपने पैरेलल स्तर पे अपनी अपनी जांच करती है और अपनी अपनी रिपोर्ट देती है। इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने जैसे कहा कि किसी भी एजेंसी से जांच करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उनको एतराज नहीं है। तो इस मतलब के जो राजस्थान का जो मुखिया है वो तो स्वीकार कर रहा है कि इसमें कोई अगर है तो वो भी आप उन पर कोई आपत्ति नहीं है जांच करने में। अब इससे अपन हम पार्टी स्तर पे चुनावी मोड में आने के लिए दोनों दल जो है चुनावी मोड में आ चुके हैं अभी से ही और तैयारी कर रहे हैं। बजट इस बार का जो बजट है वो लगभग ओरिएंटेड वो बजट जो है वो चुनाव को ध्यान में देखते हुए किया गया है। तो ऐसे शुरू में राजनीति होना स्वाभाविक है। और आप ये जो करौली का जो इंसिडेंट आप अगर यूं इनडायरेक्ट में देखें तो राजनीति हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस स्तर पे ये होना चाहिए, सबसे पहला यह है कि परीक्षा दे रहे थे उनको न्याय मिलना चाहिए। एक वो जो मेहनत करके पहुंचे थे वहां, उनको क्या मिल रहा है? उनके लिए कोई नहीं हुआ। जो मेहनत करके जो उन्होंने किया काम सफल हुए, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए राज्य। ठीक बात। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपने भी कहा, महेश जी भी कह रहे हैं, इलेक्शन बोर्ड का प्रभाव है कि ईडी की जांच रीट को लेकर हो रही है। किस तरह का लाभ मिलता है इससे, ईडी की जांच हो जाने से भारतीय जनता पार्टी को, जिसका आपको अंदेशा है कि चुनावी फायदा मिल जाएगा इनको? क्या फायदा मिलेगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने देखा ईडी की जांच शुरू होने की बात सामने आई। आती है इनके राज्यसभा सांसद ने अनर्गल बयानबाजी हमारे नेताओं के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ चालू कर दी। तो बंद हो जाएगी ना, जब ईडी की जांच में क्लीन चिट मिल जाएगी तो इनका मुंह बंद हो जाएगा। सुन तो रहा ही हूँ, बोलिए। आज आप और हम बैठे हैं, आप चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, चुनाव तक ईडी की जांच खत्म नहीं होगी, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें जांच करने के लिए ईडी के पास कुछ है नहीं, जांच पूरी हो चुकी है।
एक वो एजेंसी तो जो कन्विक्शन जांच रेट क्या करके- होता है ईडी का, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बोलिए। जी। हम्म। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी को जहां पे जांच करनी चाहिए, पूरे देश भर में हम देखते हैं वहां तो जांच होती नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दिया, भारतीय जनता पार्टी के जो अभी मंत्री ने इस्तीफा दिया, 40% कमीशन था, तो वहां पे उनको उनके खिलाफ जांच नहीं होती है। यहाँ पे जांच भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं पर कमीशन के आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, ईडी की जांच नहीं होती है। ठीक है, यहाँ नहीं जो होती है पैसा का और सवाल पता स्वर्णिम चल चतुर्वेदी चुका है। उठा रहे हैं, लेकिन होती कहाँ है इसका सवाल तो ज़्यादातर लोग उठाते हैं सुरेश जी, जिनमें लोग ये कहते हैं कि साहब पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनसे लेकर फारूक अब्दुल्ला से लेकर चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे से लेकर उद्धव ठाकरे के साले से लेकर संजय राउत तक, उन लोगों के खिलाफ ईडी का कुछ ना कुछ मामला आता है, और संयोग ऐसा है कि उसके आगे पीछे कोई ना कोई घटना ऐसी जुड़ी होती है जो केंद्र सरकार को असहज करने वाली होती है। सुरेश गर्ग साहब। देखिए जेपी शर्मा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो ईडी ने कोई काम कर रही है तो आप ये देखिए कहीं न कहीं कोई न कोई चीज गड़बड़ होगी तभी जाके ईडी काम कर रही है ना। वेस्ट बंगाल में अभिषेक चतुर्वेदी जी का मान लो, या आपने कहा कि जब कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला जी का है, तो फारूक अब्दुल्ला ने कितना भ्रष्टाचार किया, बैंकों के अंदर कितना बड़ा घोटाला किया है। आप अगर अरे तो भाई डर क्यों रहे हो तुम? अरे स्वर्णिम जी डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? अगर मान लो इंक्वायरी कर रही है तो डर क्यों रहे हो? एक तो आपने बनाया था 2012 के अंदर, एक तो आपने बनाया था, डर क्यों रहे हो अब आप? अगर ईडी ने अगर सम्मन जारी कर रहा है या ईडी इंक्वायरी कर रही है तो कांग्रेस को डर किस बात का लग रहा है? जब आपको पता कि इसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो फिर डर किस बात का? जब आपको ये पता कि इसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, रीट के अंदर घोटाले नहीं हुए, हजारों करोड़ रुपए तुमने वैसे ही डकार गए, हम नहीं कह रहे, लेकिन ये तो जनता बता रही है ना, जिन्होंने बेचारे गरीब परिवार है, उन्होंने पढ़ के मेहनत की है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा और आपने करोड़ों रुपए डकार के उनका वो पास हो रहे हैं, तो घोटाले तो आपने किया, डर क्यों रहे हो? इंक्वायरी होने दो, इंक्वायरी होगी तो पता लग जाएगा किन किन लोगों ने पैसा खाया है। जब बड़े मगरमच्छ सामने आएंगे इससे बड़ा तो क्या पता लगेगा। तो उनकी पार्टी तो कह ही चुके हैं, सरकार के मुखिया कह चुके हैं कि सरकार सच्चाई सामने लाई है, जो जांच होनी हो जाए। महेश शर्मा जी, सरकार का मुखिया बोल के कि साहब इंक्वायरी महेश होने शर्मा जी, दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महेश शर्मा जी, एक विश्लेषक ने बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से इस मामले में यह भी टिप्पणी की कि साहब जो भी हो, आरोप प्रत्यारोप जो भी लगे, लेकिन ईडी को देशव्यापी पहचान तो मिल गई कुछ सालों में। पहले गांव देहात का आदमी जानता भी नहीं था कि ईडी क्या होती है, आजकल हर आदमी जान गया है कि ईडी क्या होती है। महेश शर्मा जी। हाँ बिल्कुल यही बात है। मैं ये एक बार दो चीजें बताना चाह रहा हूँ इसमें, कि एक तो ये है कि जो भी चाहे सरकारें किसी भी पार्टी की हो, सरकारें सब चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, लेकिन उनको इतना और भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब एक एजेंसी की विश्वसनीयता को संदेह में रख करके हम राजनीति के इरादे से एक जो एजेंसी की जांच को के पैरेलल समानांतर दूसरी जांच एजेंसी को लगाते हैं, तो ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, जो अक्सर इसे राजनीतिक टसल के रूप में देखा जा सकता है और इसका फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। एक चीज। दूसरी ये है कि इसके लिए जरूरी है कि विश्वसनीयता बने एजेंसी, चाहे वो राज्य स्तर की हो चाहे केंद्र स्तर की। दूसरा यह है कि अगर कोई जांच होती है, जांच होने से पहले एक दूसरे पे शक का व्यवहार नहीं करना चाहिए और इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नहीं तो जैसे जिस तरह के पहले सीबीआई को तोता कहा गया था केंद्र सरकार का, उसी तरह से ये प्रवृत्ति रही है। और ये लोकतंत्र के लिए जांच एजेंसियों के माध्यम से दूसरे दल के सरकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की जो प्रवृत्ति हमारी आ रही है, ये दोष ठीक नहीं है और इस दोष को निवारण किया जाना चाहिए समय रहते हुए, अन्यथा ये पूरी मतलब क्या कहते हैं व्यवस्था को चौपट कर देगी और हमारे जो तंत्र जो बना हुआ है प्रशासनिक तंत्र कार्यपालिका, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगेंगे। तो ऐसी सूरत में अपने राजनीतिक इरादों से इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम सबसे बड़ी बात यह है कि रीट परीक्षा में ये तो ठीक हो गया कि जो लोगों ने पैसे दिए उनको तो मतलब कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई ईमानदार बच्चे जिन्होंने पढ़ाई की है और जो सफल हुए हैं और जिन्होंने उनका कोई लेना देना नहीं, उनके साथ न्याय किया हुआ, उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, इसकी और ध्यान देनी चाहिए। क्या कांग्रेस को ध्यान देनी चाहिए और बीजेपी दोनों को ध्यान देना चाहिए। उनके लिए हम क्या अच्छा सुझाव दे सकते हैं। अच्छा महेश शर्मा जी, ये और बताइए, जो दोनों मित्रों ने जिस बात का जिक्र किया
कि इलेक्शन मोड में आप आगे दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अंदर भीतर बैठकों में बताते हैं कि ये खुद भी यही बात करते हैं कि इलेक्शन मोड में आ जाइए, इलेक्शन की तैयारी पहले से करनी है इस बार। तो ये करौली और ये हिजाब विवाद और ये सब जो विवाद, दूसरे कई तरह के विवाद हैं, उसके अलावा ईडी, महंगाई, सारी चीज़ें जिस तरह से उभर गई हैं, तापमान जिस तरह से बढ़ गया है, इसका क्या मायने निकालें महेश जी, इलेक्शन मोड शब्द से जोड़कर? देश की जो प्रमुख समस्या है इस समय है बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है, इनकी ओर से ध्यान बटाना भी है। और जो हमें जो राज्य सरकारों को इस पर पहल करनी चाहिए, जहां राज्य सरकारें महंगाई को नियंत्रित करने में अपनी तरफ से क्या कदम उठा रही है, केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस तरह से आसपास के देशों के अंदर, भारत के जो पड़ोसी देशों में महंगाई को लेकर, यहाँ तक कि मतलब आप चाहे दक्षिण अमेरिका के ले लें या यहाँ तक कि यूरोप के देशों में भी महंगाई के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, कि ऐसा नहीं हो कि इसका देशव्यापी मतलब कहते हैं यहाँ पे भी जनता भड़के। तो समय रहते हुए महंगाई और बेरोजगारी की चीजें ऐसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, सरकारों को उस समस्या के निदान की ओर पहले कदम उठाने चाहिए, न कि ये हिजाब के मुद्दे या मतलब आपके अजान की लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और ये वगैरह चीजें अनावश्यक रूप से एक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र के लिए शुक्रिया महेश जी, बड़ी और शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।